तक विपुल जी नहीं जुड़ते तब तक हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जो विषय है वो ये कहता है कि प्राचीन समय में भारत की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, और भारत विकसित था या पिछड़ा हुआ था, जैसा हमको बताया जाता है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ तक कह दिया कि भारत तो सपेरों का देश था। और हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, विश्व को हमने क्या क्या दिया है, ये चार बिंदु जो हैं आज के रहेंगे। तो भारत की जब प्राचीन व्यवस्था पर हम लोग विचार करते हैं तो बहुत सारे मिले जुले तथ्य आते हैं। मिले जुले तथ्य का अर्थ है कि एक तथ्य ऐसा है जो भारत को बहुत अधिक नकारात्मक दिखाता है, और दूसरा तथ्य ये दिखाता है कि भारत जो है वो बहुत प्रगतिशील था, भारत जो है बहुत विकसित था। तो हम दोनों पर विचार करते हैं तो हम अपना जब इतिहास उठा करके देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत जो है वह सतयुग में था, त्रेता युग में था, हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, इस देश में भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए। हमारी जो व्यवस्था जो चलती है वो बहुत जो है दीर्घकालिक व्यवस्था मानी जाती है। ये कोई 100 200 500 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति नहीं मानी जाती है। एक तो ये ध्यान रखने की बात है, जब कोई संस्कृति सभ्यता हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक चलती रहती है, तब उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे प्रमाणिक स्तर पर नहीं कहा जा सकता। यानी बहुत कुछ उसमें ऐसा होता है जो तथ्यात्मक होता भी है और बहुत कुछ अनुमान भी होता है जो किसी प्रकार का हम लोग देख के लगाते हैं। जो हम लोग व्यवस्थाओं को पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कहाँ से दिखाई देती है, तो सबसे पहले जो हमें व्यवस्था दिखाई देती है वो दिखाई देती है राम राज्य, जिसे जिसे भारत की आदर्श व्यवस्था माना जाता है। उस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा करी भी है। भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी या भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल से शुरू करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था दिखाई देती है हमें, या फिर हम 1947 से पहले की व्यवस्थाओं में चले जाएं, तो हमारी जो व्यवस्था दिखाई देती है वो अधिकांशतः राजतंत्र की ही व्यवस्था दिखाई देती है। लोकतंत्र की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो राजतंत्र था उसमें कुछ आंशिक लोकतंत्र भी था, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयों को जो है अपना व्यवस्था निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था। एक मिनट जरा, विपुल जी का कॉल आ रहा है। तो हम को देखते हैं तो छोटी छोटी इकाइयों को भी जो है अपना जो है अपनी नीतियां बनाने का, जैसे हम सुनते हैं सभा और समितियां हुआ करती थी गांवों में। तो सभा और समितियां जो थी वो अपने निर्णय लेती थी, अपनी नीतियां बनाती थी गांवों के संबंध में। ऐसे ही हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों की भी व्यवस्था होती थी, और पंचायतें भी अपना निर्णय लिया करती थी। यानी कि छोटी 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 इकाई के स्तर पर देखा जाए तो वहां पर भी मामले सुने जाते थे, समझे जाते थे। और पंच की जो व्यवस्था है, कुछ लोगों ने उस पर जो है पक्षपाती होने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने लगाया कि ये जिस जाति या बिरादरी के लोग होते हैं वहां पर उनका बहुमत होता है, वहां पर न्याय नहीं हो पाता है। ऐसे हमारी पंचायती व्यवस्था पर भी आरोप लगते दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी देखा जाए कि न्याय की गद्दी एक ऐसी गद्दी है जिस पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो न्याय को महत्व देता है, वह पक्षपात से परे होता है। और इसके लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने पंच परमेश्वर एक कहानी लिखी है। भले ही वो आपस में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन उस व्यवस्था में जब आते हैं तो उस व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो पंच होते हैं वो पंच जो है न्याय करते हैं। भला उस व्यवस्था को हम लोग खराब कह देते हैं और वर्तमान व्यवस्था को हम लोग ठीक कह देते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि वो व्यवस्था खराब भी है तो भी 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष तक न्याय बिना मिले, ये कौन सी अच्छी व्यवस्था है। अर्थात विकेंद्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो हमारी प्राचीन व्यवस्था में विकेंद्रीयकरण तो स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यवस्था विकेंद्रीय थी। अर्थात जो भी निर्णय होते थे तात्कालिक होते थे, व्यक्ति को वर्षों तक जो है न्याय के लिए जो है वो जूझना नहीं पड़ता था।
लेकिन जब से यह सेंट्रलाइज सिस्टम आया है, जिसे हम लोग जो कहते हैं कि ये आधुनिक सिस्टम है, इसमें जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, न्याय किसी को मिल नहीं पा रहा है। तो जिस व्यवस्था को हम कह रहे हैं कि, या जिसे जिस देश को ब्रिटिशियर्स ने या विदेशियों ने कह दिया ये सपेरों का देश था, मुझे तो दिखाई देता है कि यहाँ पर कभी ना कभी लोक स्वराज्य रहा है भारत में, न कि ये सपेरों का देश था। और एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये सपेरों का ही देश था, तो क्या यहाँ पर ब्रिटिशियर जो है वह सांपों के लिए आए थे? क्या पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, सब यहाँ सांपों के लिए पहुंचे थे? तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता कि भारत जो है वो कहीं से भी सपेरों का देश था। केवल 45 ट्रिलियन डॉलर की जो लूट है, वो तो कहा जाता है कि ब्रिटिशियर्स ने आने के बाद जो है करी है। जबकि आज भी हमारी जीडीपी देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिलियन के डॉलर के आसपास दिखाई देती है। इसका मतलब हमारी जो वर्तमान जीडीपी है, गुलामी के कालखंड में जिसे हम कहते हैं, उससे पहले हमारी जो जीडीपी है वो लगभग लगभग वर्तमान जीडीपी जीडीपी से भी 11 गुना ज्यादा थी। अब ये जीडीपी थी किस आधार पर? क्योंकि हमारे ना यहाँ तो वो जो है मशीनें तो थी नहीं, कंपनियां तो थी नहीं, तो भारत में सारा जो काम होता था वो होता था हाथों से। क्योंकि जो औद्योगिकीकरण देखते हैं वो हम 16वीं सदी के बाद देखते हैं, मशीनीकरण का युग शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि केवल हाथों से उत्पादन करने के बाद भी हम दुनिया की सबसे बड़ी उस समय अर्थव्यवस्था थे। और दुनिया में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भारत निर्यात किया करता था। अर्थात भारत कोई गरीबों का देश नहीं था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया एक तरफ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये सपेरों का देश है। तो ये दोनों बातें आपस में जो है बड़ी ही भ्रांतिपूर्ण दिखाई देती हैं। आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो जो हम कहते हैं मगध कहते हैं, जो हमारा पाटलिपुत्र है। तो जब मगध साम्राज्य था तो वहाँ पाटलिपुत्र उस समय जो है व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कौशाम्बी व्यापार का केंद्र हुआ करते थे। ये ऐसे जो है क्षेत्र थे जहाँ से यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक जो है व्यापार होता था। हम चंद्रगुप्त मौर्य को शासन को देखते हैं, तो उस समय तक जो है भारत का जो क्षेत्रफल है वो अफगानिस्तान तक हुआ करता था। और उसके अभी भी प्रमाण मिलते हैं। जो बमियान की जो मूर्ति दिखाई देती है आपको, जिसको तोड़ दिया गया, अभी भी कितने खुदाई में वहां दिखाई देते हैं कि वहां बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं। अर्थात भारत की ये स्थिति नहीं थी जितना आज संकुचित दिखाई देता है। भारत जो है वह न सिर्फ जीडीपी के आधार पर देखा जाए, अर्थव्यवस्था के आधार पर समृद्ध था, बल्कि हम दुनिया में निर्यात करने की स्थिति में थे। और मैं सैन्य व्यवस्था के स्तर पर देखता हूं तो भारत की जो सैन्य व्यवस्था दिखाई देती है मुझे, राजतंत्र में भी जो शासन चलता था उसमें न्याय और सुरक्षा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। ग्राम सभाओं को अपने अधिकार लेने का निर्णय था। इसी तरह से हम जब देखते हैं कि भारत में विचारों की क्या स्थिति थी, तो स्वतंत्रता से हम थोड़ा सा पहले चले जाए, बहुत पहले न जाएं, तो स्वतंत्रता से पहले भी हमारे यहाँ कितने महान विचारक हुए। भक्ति काल में हमारे यहाँ बड़े महाकवि हुए, कबीरदास जैसे हुए, तुलसीदास जैसे हुए, सूरदास जैसे हुए, रजस्थान जैसे हुए। इनके अगर काव्य शैली को ही देखा जाए तो रचनात्मक दृष्टिकोण से भारत बहुत अधिक समृद्ध था। और उस प्रकार के काव्य की हम रचना नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर उसके अतिरिक्त अगर उससे पीछे चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में चाहे राजा विक्रमादित्य का शासन हो, राजा हर्षवर्धन का शासन हो, राजा ये जो कृष्णदेवराय का शासन हो, या फिर हम उससे पहले जो अन्य शासन व्यवस्थाएं देखते हैं, राम राज्य को तो आदर्श माना ही जाता है। तो भारत में यहाँ दिखाई देता है कि हमारे यहाँ बहुत आदर्श जो है वो व्यवस्थाएं राजतंत्र में भी चला करती थी। हाँ, ये दोनों पक्ष हैं राजतंत्र में। राजा के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का है। लेकिन हम अपनी अगर वास्तविक स्थिति को देखें, जो वैदिक व्यवस्था कहते हैं, वहां तो राजा का पुत्र राजा हो ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें विकृतियां आई, और इन विकृतियों का परिणाम जो देखते हैं वो हम लोगों ने पिछले 3-4 हजार वर्षों में देखा है। मैं देखता हूँ चाहे भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, उसमें चाहे कूटनीति का प्रयोग हो, सैन्य व्यवस्था की बात हो, या हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात हो, जिसमें हमारा तक्षशिला था, नालंदा था, सोमापुरा था, वल्लभी था, रत्नागिरी था। हमारी कितनी ही यूनिवर्सिटीज जो हैं वो चला करती थी, जहाँ पर जो है यूनान से लेकर के और जो है चीन से लेकर के यात्री पढ़ने आते थे। और 6th सेंचुरी में जब ह्वेनसांग भारत में आता है, तो वो भारत में आने के बाद जो है वो लिखता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त है, उसके
अवशेष और प्रमाण इस बात के स्पष्ट जो है गवाही देते हैं कि भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था। क्योंकि जो जो इस बात को कहते हैं, उन्हें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया क्या जाता था, इनके विषय क्या थे। तो हमारे यहाँ वेद वेदांग की शिक्षा होती थी, उपनिषदों की शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों की शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ ज्योतिष की शिक्षा होती थी, व्याकरण की शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ धनुर्वेद आयुर्वेद की शिक्षा होती थी। यही आयुर्वेद और योग जो है निकल करके दुनिया में पहुंचा। अर्थात भारत ने विश्व को दिया भी बहुत कुछ है। भारत ज्ञानियों की भूमि थी, हमारे यहाँ विचारक बनते थे, वैचारिक धरातल पर लोग मजबूत होते थे, तभी ग्राम सभाएं और पंचायतें भी निर्णय लिया करती थी। अगर हम देखें तो हमारी जो ऋषि परंपरा चली आती है, उसमें वर्तमान में तो कोई ऐसा विचारक या ऋषि नहीं दिखाई देता जो उस कोटि का हो। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद हमने मुनि जी को देखा, उससे पहले गांधी जी को देखा, उससे पहले हम जयप्रकाश नारायण को देखते रहे, हमने महर्षि दयानंद सरस्वती को देखा। अब इनकी संख्या जो कम हो गई है, यही संख्या आज से 2000 वर्ष 3000 वर्ष पूर्व देखते हैं तो कभी आचार्य चाणक्य हुआ करते थे, कभी जो है महर्षि पतंजलि हुए, महर्षि कणाद हुए, महर्षि जैमिनी हुए। और हम आर्यभट्ट को देखते हैं जिन्होंने आज से 1400 1500 वर्ष ही जो है गणित के कितने सिद्धांत और सूत्र दे दिए। अर्थात हम ज्योतिष में भी आगे थे, हम खगोल विज्ञान में भी आगे थे, हम आयुर्वेद में भी आगे थे, हम धनुर्विद्या में भी आगे थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही होगी। इसलिए जो ये लोग ये तर्क देते हैं कि भारत सपेरों का देश था, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या दुनिया भारत में सांपों को लूटने के लिए आई थी, जो ये कह रहे हैं या तर्क देते हैं। और भारत में इस मान्यता को समर्थन देने वालों की कमी नहीं है, जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता को निकृष्ट दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के करके विकृत करके दिखाने का प्रयास किया। उन लोगों ने तो भारत में ये दिखा दिया कि भारत पिछले 3000 वर्षों से 4000 वर्षों से यहाँ कुछ था ही नहीं। यहाँ जो है सपेरों का देश था। यहाँ तो दलित पिछड़े आदिवासी शोषित वंचित लोगों का शोषण होता था, छुआछूत था और बहुत चीजें दिखाई। मैं मानता हूँ कि ये मध्यकालीन युग में आई हुई समस्याएं जरूर है। लेकिन एक बात हमको विचार करनी चाहिए कि अगर भारत में वास्तव में इतनी ही समस्याएं थी, तो फिर जो हमारी 45 ट्रिलियन डॉलर की जो लूट हुई, वो तो बिना मशीनों के सारा उत्पादन हुआ। और बिना मशीनों के जब उत्पादन हुआ, अर्थात इसका अर्थ यह भी है कि रोजगार जो है वह सबको जरूर मिलता होगा, क्योंकि सारा काम हाथों से हो रहा था, मशीनों से नहीं हो रहा था। और ये सारा का सारा प्रोडक्शन करने वाले लोग कौन थे? तो जिन लोगों ने ये कहानियां गढ़ी हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि भारत की जो सामरिक शक्ति थी, जो उसकी अर्थ थी, क्या वह बिना रोजगार के, बिना उत्पादन के, बिना श्रम के इतना विश्व में पहुंचा? तो ना हम शिक्षा व्यवस्था में में कहीं पीछे दिखाई देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पश्चिम से आया है, मुझे तो दिखाई देता है जब महाकवि कालिदास अपनी पुस्तक में लिखते हैं अविश्यम वयम लोकतंत्र सर्वाधिकार, वहां पर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी एक प्रारूप तो दिखता ही है। हम संविधान की ही बात जब करते हैं, तो भारत में हर एक राज्य का अपना एक राजा का संविधान हुआ करता था। वह वैदिक संविधान हो, अर्थात दुनिया में संविधानों को लिखने की जो परंपरा शुरू हुई, समाज से बहिष्कार की जो परंपरा शुरू हुई, वह भी भारत ने ही विश्व को दी है। तब जाकर के लोकतंत्र का एक जो है विकसित स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। वास्तव में उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार राजतंत्र को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शून्य से जब एक किया जाता है, जब मनुष्य समूह इकट्ठा होना शुरू हुआ, उस समय मनुष्य समूह ने क्या किया? एक व्यवस्था का निर्माण किया। वह व्यवस्था भले ही सीधे लोकतंत्र तक न पहुंची हो, लेकिन लोकतंत्र का एक मार्ग जो है वह राजतंत्र से ही प्रशस्त होके आया। हमने राजतंत्र में बहुत सारी चीजें सीखी, व्यवस्था को चलाना सीखा। भले ही वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो, लेकिन वही सिस्टम हमको एक कदम आगे की कड़ी देकर जाता है, जहां हमने जो है फिर वहां से राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आते हैं। फिर उस लोकतंत्र से जो है हम लोक स्वराज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो सब कुछ सीखने को मिलता है, हमको कहाँ से मिलता है? तो ये हमारी परंपराओं से, हमारे धार्मिक पुस्तकों से, विचारकों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। और इसमें सब कुछ केवल वर्तमान का ही नहीं है, इसमें हमारा बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इतिहास का है। उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वह हमारी समझ को डेवलप करने के लिए, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे चिंतन के लिए जो है एक आधार छोड़ करके जाता है। उसी आधार पर जो है हम लोग वर्तमान नीतियों में संशोधन करते हैं।
मैं प्रोग्रामिंग के क्षेत्र से हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब लैंग्वेज बनना शुरू हुई दुनिया में, आज भले ही हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वेबसाइट डेवलपमेंट के क्षेत्र में जावा का यूज करते हो, एसक्यूएल के यूज करते हो, हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, लेकिन जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो उस समय जो है डॉस बेस्ड सिस्टम चला करते थे। उस समय सी प्लस प्लस लैंग्वेज चला करती थी, बेसिक चला करता था, और उस बेसिक के आधार पर जो है हम लोग आज इस जो है इस अवस्था में पहुंचे हैं। हम अगर गणित के सिद्धांतों को भी देखते हैं तो गणित की जितनी गणनाएं हैं, चाहे वो आप पहली क्लास से ले लीजिए, चाहे इंटर तक चले जाइए, चाहे पीएचडी कर लीजिए, आप प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चार चीजें हटा देते हैं तो पूरी की पूरी गणित जो है वह समाप्त हो जाती है। अर्थात यही चार चीजों पर पूरी की पूरी गणित जुड़ी हुई है, चाहे आप पहली क्लास की गणित देखें या आप पीएचडी कर लें। लेकिन मूल सिद्धांत यह दिखाई देता है कि आधार को नहीं हटाया जा सकता। जो हमारे जोड़ घटाने के जो आधार है, वह आधार ही जो है हमें अगला मार्ग दिखाते हैं। भारत की जब हम बात करते हैं तो हमको प्राचीन व्यवस्था से एक आधार मिला। हमने पंचायतों को भी देखा, वहां से भी हम लोगों को कुछ आधार मिला। हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ मशीनी उत्पादन नहीं होता था तो लोगों को के पास रोजगार था। और आज हमारी व्यवस्था कैसी हो गई है, लोगों के पास रोजगार कम हो रहा है। कारण सिर्फ एक है कि हम दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर पा रहे। जो हमें दिखाया जा रहा है, जो पश्चिम से आ रहा है, हम यही मान करके चल रहे हैं कि वास्तव में जैसा ब्रिटिशियर्स ने कह दिया, दुनिया ने कह दिया, यह सपेरों का देश था, उन्होंने कहा और हमने स्वीकार कर लिया। मेरे को लगता है इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें ऐसी हैं जिसको चुनौती दी जा सकती है। जब मैं भाषाओं की ही बात करता हूं तो भाषाओं में मुझे दिखाई देता है कि हमारी भाषा भी कितनी उन्नत रही होगी। संस्कृत की जब बात करी जाए तो संस्कृत पूरा का पूरा उसको एक व्याकरण के रूप में दिया गया, उसका एक अपना विज्ञान बनाया गया। आप अगर संस्कृत को ठीक से पढ़ेंगे, हिंदी को ठीक से पढ़ेंगे, तो आप उसमें कितनी ही साइंटिफिक चीजें देखते हैं। जैसे कि उसमें जो है आपको दिखाई देगा कि कोई भी वर्ड, जो कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होता है। आप देखेंगे उसमें तालुक्य वर्ण आ जाते हैं, उसमें दंत आ जाते हैं, उसमें हर चीज इस सिस्टम से बनी। क्या ये सारा सिस्टम जो बना यह बुद्धि के बिना बना? क्या जिन लोगों ने विचार नहीं किया हुआ, चिंतन नहीं किया हुआ, उन्होंने ऐसी वैज्ञानिक भाषा को जो है बढ़ाया? आप विचार करके देखिए कि हमारे यहाँ जब स्त्री और पुरुष का नाम लिया जाता है तो पुरुषों के नाम हमेशा जो है व्यंजन पर समाप्त होते हैं, स्त्रियों के नाम जो है हमेशा जो है वह स्वर पर समाप्त होते हैं। ये भवती और भवता का जो वेद है, क्या यह हमें व्याकरण को नहीं दिखाता कि हमारे यहाँ यह व्याकरण कितना उच्च कोटि का था? और व्याकरण क्या है? भाषा का एक विज्ञान है। आज भले ही हम इंग्लिश में कह देते हैं कि उनकी भाषा श्रेष्ठ है और उसमें ग्रामर की हम बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कितने एक्सेप्शंस आ जाते हैं उस भाषा में भी। लेकिन जिस भाषा को हमको पढ़ाया जाता था, संस्कृत को, वो भाषा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, तर्क के दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जो है प्रभावी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि भारत सपेरों का देश था, या जिस तरह को उससे लोग हम विश्व में हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है, और जो लोग छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग आकर के शासन करते हैं, वही लोग जो है हमको गुलाम बनाते हैं। जबकि भारत के पिछले हजारों वर्षों के कार्य के इतिहास में देखा जाए, भारत ने कभी भी किसी देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने हमेशा सुरक्षा का जो है सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन हमारी संस्कृति यह रही, हमने ना कभी किसी को गुलाम बनाने का प्रयास किया और ना तो हम स्वयं गुलामी को बर्दाश्त करते हैं। मैं देखता हूं कि पिछले 60 जब इस्लाम का जो उदय हुआ, तो इस्लाम ने मात्र 60 वर्षों के भीतर जो है अधिकांशतः जो अरब देशों की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1400 सालों के बाद भी इस्लाम अगर पूरी तरह से भारत में सफल नहीं हो पाया, तो उसका एक कारण दिखाई देता है, जो 60 साल में प्रयास किया गया और 1400 साल में भी वो प्रयास भारत में सफल नहीं हो पाया, उसका कारण दिखाई देता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जो बहुत मजबूत थी। और उसी के कारण जो है हम लोग अभी तक अपना अस्तित्व भी बनाए रख सके और अब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसे जो है राज्यों से आए, ऐसे देशों से आए जिनकी वास्तव में खुद की संस्कृति कबीलाई संस्कृति थी, जो अपने देशों में कोई निर्माण भी नहीं का है। हम वास्तुकला की ही बात करें तो क्या भारत में वास्तुकला बहुत उच्च कोटि की नहीं थी? क्या आज से हजारों वर्ष पहले जो हम हमें दिखाई देते हैं
या हमारी हड़प्पा की संस्कृति दिखाई देती है, जो मोहनजोदड़ो की संस्कृति दिखाई देती है, वहां पर जिस प्रकार से कॉलोनाइजेशन था, जिस प्रकार से गलियां बनाई गई, नालियां बनाई गई, सड़कें बनाई गई, इमारतें बनाई गई, क्या उसमें तकनीकी का प्रयोग नहीं हुआ? क्या आज से 4,500 वर्ष पूर्व जब मिस्र के पिरामिड बने, तब क्या तकनीकी का प्रयोग नहीं हुआ? मुझे लगता है उस समय भी अच्छी तकनीकी रही होगी, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा विज्ञान रहा होगा। लेकिन जैसा तथाकथित लोगों ने हमारे भीतर एक घृणा का भाव पैदा कर दिया है कि हम अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता, अपने ही इतिहास से घृणा करें, और हम उसी व्यवस्था को लगातार ढोए रहे हैं। लेकिन किंतु तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो मुझे लगता है भारत, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, सैन्य स्तर पर हो, शिक्षण स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर भारत जो है बहुत कमजोर स्थिति में तो नहीं रहा होगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य मानता हूं, अगर किसी देश का इतिहास हजारों सालों का है, लाखों सालों का है, तो ये हम मान सकते हैं कि वहां पर विकृतियां तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संस्कृति हजारों वर्षों तक चलती रहे, उसमें कोई विकृति ना हो। तो विकृति तो आनी एक स्वाभाविक सा लक्षण है, और विकृतियां आती हैं, उसका समाधान किया जाता है, उस पर विचार मंथन किया जाता है, उसका निदान करने का प्रयास किया जाता है। मैं अगर अपनी हमारी जो गणना चलती है, जो कालखंड चलता है, उसको मैं जब देखता हूँ तो मैं विचार करता हूँ कि हमारे पूर्वजों को गणित का भी कितना अच्छा ज्ञान था। उन्होंने एक मनवंतर से लेकर के, युग से लेकर के, उस कल्प से लेकर के, कोटि से लेकर के कितनी ही अच्छी गणनाएं हमें संस्कृत में दी। क्या ये बिना गणितीय ज्ञान के जो है संभव था? तो मुझे नहीं लगता कि जैसे हम कहते हैं एक अक्षौहिणी सेना थी या इतने अक्षौहिणी सेना थी, तो उस समय हमारे पास नंबर पद्धति नहीं थी, भले ही 4,000 5,000 वर्षों की पूर्व की बात हो। यह सब कुछ तभी संभव है जब हम जो है वैज्ञानिक स्तर पर भी काफी जो है सक्षम रहे होंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बाकी के साथी जो है वो इस विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। धन्यवाद। कोई भी साथी अपनी बात शुरू करें। जी, नमस्ते सभी साथियों के लिए। बताइए मदन जी। जी, प्राचीन समय में भारत की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस पर थोड़ा वर्णन करूंगा। भारत में प्राचीन समय में मतलब हमारा देश आर्थिक संपन्न था। हर कृषि भी चहुमुखी थी, चाहे भले ही हल बैल के द्वारा कृषि की जाती थी। अन्न का उत्पादन इतना था कि भारत में कोई प्राचीन समय में मतलब भूखा नहीं मरता था। दूसरी बात है आर्थिक स्थिति, मतलब हमारे देश में महिलाएं भी मतलब 2 5 5 किलो चांदी, सोना चांदी मतलब इस तरह से रखती थी कि वो मतलब जेवर खूब बहुत तायत से पहना करती थी। तो अगर हम अपने ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत हमारा एक प्राचीन समय में कृषि क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी पूर्ण रूप से मतलब विकसित था। शिक्षा, वर्तमान जो शिक्षा है उस शिक्षा से बेहतर हमारे भारत में शिक्षा थी। और ऐसी मतलब सांस्कृत शिक्षा थी जिससे मतलब विद्यार्थी का जो है वो चरित्र का निर्माण होता था। और अब वर्तमान समय में चरित्र का पतन हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारी भारत में शिक्षा पद्धति प्राचीन और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मतलब ये जो भी मतलब आर्थिक स्थिति और शिक्षा पद्धति हमारी भारत में एक बेहतर थी। अ, फिर मतलब सामाजिक स्थिति, समाज समाज जो हमारा वर्तमान समय की अपेक्षा समाज उस समय श्रेष्ठ था। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता था, बेटी माँ की आज्ञा का पालन करती थी। और जो हमारे मतलब आचार्य गण थे सो शिक्षा देते थे। सुचारू रूप से हमारी मतलब जो शिक्षा थी गुरुकुलों में, प्राचीन पद्धति मतलब गुरुकुल पद्धति थी। हमारी जो सभी बहन बेटियां थी गुरुकुलों में ही पढ़ते थे, भाई और जो बच्चे सभी मतलब गुरुकुलों में ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आचार्य भी चरित्रवान हुआ करते थे और अपने सानिध्य में रखकर विद्यार्थियों को अच्छी गुणवान नैतिक शिक्षा देते थे। तो अगर हम गहराई से देखें तो हमारा जो समाज की स्थिति बहुत बेहतर थी। पति पत्नी, ना तो पति पत्नी में झगड़े होते थे, ना सास बहू में झगड़े होते थे, ना पिता पुत्र में झगड़े होते थे। बुजुर्गों का सभी सम्मान करते थे।
अब धीरे धीरे जो है हमारी सम्मान की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब लगभग 50% से भी ज्यादा सम्मान हमारे बुजुर्गों को नहीं मिलता भारत में। जबकि समाज में प्राचीन समय में अ, हर प्रकार से बुजुर्गों को सम्मान देते थे, सेवा देते थे। और इस तरह से अगर हम समाज की स्थिति देखें, एक दूसरे का सभी सम्मान करते थे। बस इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जी बताइए राजेश प्रजापति जी। मैं बोल सकती हूँ क्या? जी पहले राजेश हेलो। प्रजापति जी के बाद बताइए राजेश जी। ठीक। जी भैया, सभी को प्रणाम। भाई बहुत बात जी तो आप बता दिए हैं, लेकिन मैं भी कुछ जो पढ़ के समझा हूँ कि पहले के समय में देखा है, कपड़े में भी भारत देश के कपड़े बहुत उच्च क्वालिटी के रहते थे। जैसे मैं सुना हूँ कि रेशम का उस समय खेत उपज होता था, अच्छे रेशमी कपड़े पहना करते थे, और उस कपड़े का भी विदेशों में निर्यात होता था। अभी जो मदन भैया बोले बहुत अच्छा बोले कि उस समय में मर्यादाएं बहुत थी, पर्याप्त मात्राएं थी। अमर्यादित तो व्यक्ति व्यक्ति रहते ही नहीं थे, मर्यादा में थे। उनकी शैली जो थी बोलने की, उस शैली में सरलता थी, मिठास थी, जो आज के समय में देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा मैं रामायण काल में भी देखता हूँ, रामायण के समय में भी, तो उस समय जो व्यक्ति ऋषि मुनि या जो बात करते थे, गृहस्थी भी, वो धीमा गति से बात करते थे। मतलब उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य लोगों को अच्छे से मतलब समझ में आता था, और वो अनुभव वाला बात बोलते थे, अनावश्यक बातें नहीं बोलते थे। और आपने तो बहुत बता दी, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, ये सब तो प्रमाण है कि हमारा देश कितना आगे था, कितना महान था। सतयुग के समय, त्रेता युग के समय, राम भगवान के समय, द्वापर युग कृष्ण भगवान के समय, उस समय की भी द्वारिका में जो समुद्र में डूब गया है महल सब, सुना हो कि खुदाई में वो सब उनके अवशेष मिले हैं। तो उस समय के अवशेष जो मिले हैं, उन जैसे कांसे के बर्तन या और जो सामानें मिली हैं, उस सामान को देखने पर, रिसर्च करने पर पता चला कि वो तो बहुत उच्च उच्च क्वालिटी के थे। तो हमारे देश की संस्कृति पिछड़ी हुई कहाँ थी? पिछड़ी हुई तो ये धूर्त लोग हमारे देश की संस्कृति को पिछड़ा कहे। नहीं तो हमारे देश में तो बहुत उच्च स्तर का पढ़ाई चलता था। जैसे बिहार में ही ऐसा है, नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ की जो संस्कृत थी वो बहुत उच्च स्तर की थी, और विदेशों से लोग वहाँ अध्ययन करने आते थे और पढ़ के जाते थे। मतलब एक गुरुकुली पढ़ाई, एक आयुर्वेद की पढ़ाई, और खगोल शास्त्र की पढ़ाई, ये सब का ज्ञान बहुत विकसित था भारत में। और यहाँ लोग पढ़ने आते थे, पढ़कर जाते थे। कपड़ा में भी, व्यवहार में भी, पहनावा में भी उस समय का शिष्टाचार बहुत उच्च लेवल का था। यहाँ सपेरों का देश बोला जाता है, यह सपेरों का देश नहीं था। हाँ ये जरूर है कि पहले भाई जंगल थे, तो सांप तो थे ही। सांप रहे होंगे तो भाई उनको भगाना, पकड़ना, उनसे रक्षा करना, उनके लिए कुछ दवाइयों का प्रचलन, ये तो भाई जैसा जरूरत रहता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी तो की जाती है। तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं रही होंगी ताकि सांपों से रक्षा हो सके। लेकिन हमारे देश न आर्थिक मामले में, न सामाजिक मामले में पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि विश्व में भी हमारा देश उस समय बहुत आगे था। और विश्व भारत को यदि देखा जाए तो ऐसे ही लोग यहाँ आकर फ्रेंच, डच, जर्मनी, ब्रिटिश ऐसे ही नहीं बसे। वो यहाँ देखे
कि यहाँ की शिक्षा बहुत उन्नत है, यहाँ सोने चांदी के बहुत सारे भंडार हैं। तो भाई यहाँ आए तुम लोग लेकर भी तो गए। एक समय मैं सुना कि मोदी जी भी शायद कुछ सोना इंग्लैंड से कि ब्रिटेन से लेकर आए, तो लेकर गए तभी तो लेकर आए। तो उस समय भी मोटे मोटे सोने चांदी के सामान बनते थे जिसको व्यक्ति पहना करते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आर्थिक दृष्टि से भी हमारा भारत मजबूत था। यह है कि उसका बखान कम किया गया है, इसलिए लोगों को एहसास नहीं होता है। नहीं तो हमारा देश न सामाजिक मामले में, न आर्थिक मामले में, न राजनीतिक मामले में, सब मामले में बहुत आगे था। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नीता जी कुछ कह रही थी। हाँ जी भैया, मुझे बोलना है। वैसे जी अगर बताइए। मुझे कहना चाहूंगी, अभी मैं जी बताइए, केवल आवाज आ इतना रही है ही आपकी। कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारा हमारा जो भारत है, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र रहा हो, चाहे धर्मतंत्र रहा हो, चाहे समाज का क्षेत्र रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, उसका हर क्षेत्र में अपना एक ऐसा सुव्यवस्था थी, और वो बड़ी वैज्ञानिक उस पे थी। अगर हम कृषि की बात करते, तो कृषि में ये ध्यान रखा जाता था कि कहीं हिंसा ना हो जाए। जब बैलों से कृषि की जाती थी तो जीवों की हत्या नहीं होती है, जीव मरते नहीं है। जब ये कृषि विज्ञान आया पश्चिम से, जब ट्रैक्टर चले, और वो जो एक वो होता है ब्लेड वाला जो चलाते हैं, जिसमें कि जीव मर जाते हैं, जो कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में बड़े उपयोगी होते हैं। और यहाँ तक कहा जाता था कि ऋतभूक, हितभूक और मितभूक, ये लिखा हुआ है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, इतने वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि। तो ये कृषि के क्षेत्र में बड़ा संपन्न और वैज्ञानिक और बड़ा नॉलेज था। शिक्षा के क्षेत्र में ये ध्यान रखा जाता था कि जब व्यक्ति शिक्षा लेने जाता था, केवल उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं करना है, उसके साथ परिवार का निर्माण, अलग अलग इकाइयों का, समाज का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान। क्योंकि उसको चरित्रवान बनाया जाता था, उसको विद्यावान बनाया जाता था। वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, गृहस्थ आश्रम के सारे ऐसे नियम थे कि समाज में मर्यादा, समाज में सामाजिकता, ह्यूमैनिटी कैसे बनी रहे, एक दूसरे को वसुधैव कुटुंबकम जब कहा जाता था, जब एक दूसरे को परस्पर सहयोग का भाव, ये सब शिक्षा में सिखाया जाता था कि समाज को निर्माण भी करती थी भारत की शिक्षा, केवल व्यक्ति का निर्माण नहीं करती थी। और औद्योगिक भी, कुटीर उद्योग बड़े विकसित थे इस देश के। नारियों की शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी, और नारियों को ये विशेष अधिकार था कि स्वयंवर जो प्रथा थी केवल महिलाओं के लिए थी भारत में, पुरुषों के लिए ये अधिकार नहीं था। नारी को देव स्वरूपा माना जाता था। भारत जो था हमारा, हर क्षेत्र में ऐसी महामानव बनाने की विद्याएं थी। योग योग के बारे में मैं एक छोटी बात अब ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी, कि आप किस ऋतु में क्या खाओगे, ये प्राणायाम, नाड़ी जो विज्ञान है, इस ये बहुत मतलब बहुत गहरा विषय है, इस पे मैं बता नहीं पाऊंगी। लेकिन आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, आपको भूख कब लगती है, ये ऋषि मुनि जानते थे। हमारा जो धर्म तंत्र था वो इतना मजबूत था कि अपनी आत्म कल्याण की साधना के साथ साथ हमारे ऋषि मुनि समाज का कल्याण कैसे हो, समाज में स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, वो रिसर्च करते थे। और हमारा चरक संहिता, माधव निधान, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद में, आयुर्वेद है हमारा चार वेदों में एक वेद, तो वो मतलब ये सोचते थे धर्म के द्वारा केवल मेरा ही उत्थान मुझे नहीं करना है, समाज का कल्याण करना है। समाज के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, उसके मन की रक्षा कैसे हो, विकृतियों की रक्षा कैसे हो, आदि व्याधि के नाश के लिए यज्ञ चिकित्सा की व्यवस्था थी। और आप योग में यहाँ तक गहरा डिटेल में यहाँ गहराई से लिखा हुआ है कि आपको भोजन कब करना है, कौन सी नाड़ी चल रही हो। सूर्य नाड़ी चलती है तो आपको भोजन करना है, चंद्र नाड़ी चलती है तो शीतल होती है, शीतल भोजन को पचने नहीं देता है, जल तत्व के कारण आपको भोजन कब नहीं करना है, कैसे लेटना है, हर चीज का एक विज्ञान था। तो ये जो सपेरों वाला जो बोला है, ये एक षड्यंत्र है।
सपेरे वाला तो सिस्टम बाहर दुनिया में चलता है। एलोपैथ में ज्यादातर मेडिसिनों में विष डाला जाता है, पॉइजन डाला जाता है, तब जाके वो दवाइयां तैयार की जाती हैं। लोगों को जितनी भी पेन किलर है उनके अंदर पॉइजन का उपयोग होता है, जो कि इन सांप और बिच्छू इनके जहर को उपयोग किया जाता है। हमारा तो जड़ी बूटियों का विज्ञान था, वनौषधि विज्ञान था हमारा तो। हम तो जड़ी बूटियों से, प्रकृति को माँ कहते हैं, माँ पोषण करती है। नीम का वृक्ष जो हमारा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही भैया? हेलो। जी आ रही है आवाज। नीम का जो पेड़ होता है वो रक्त शोधक होता है। उसकी कड़वाहट से जो है रक्त विकार जितने भी होते थे सबका शोधन हो जाता था। अर्जुन का जो पेड़ होता है वो हृदय रोग के लिए होता है। वनौषधि हमारा विज्ञान, हर चीज हमारी। पीपल के पेड़ को हम यूं ही नहीं देवता समझ के पूजते। पीपल का पेड़ 24 घंटे प्राण तत्व देता और प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन जिसको ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। वो 24 घंटे देता है, और वो सर्दी में उसके नीचे जाओ तो आपको ठंड नहीं लगेगी, और गर्मी में जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। हर चीज एक सिस्टमैटिक था। तो बड़ी महान विरासत थी हमारी। भारत में महामानव पैदा हुए थे। भारत जो है योगियों की भूमि था, तपस्वियों की भूमि था, दार्शनिकों की भूमि था, महापुरुषों की भूमि था, ज्ञान की भूमि था। तो लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ मुझे नहीं पता है। और वो संस्कृति, अपनी संस्कृति अब है ही नहीं। बस इतना ही बोलूंगी भैया। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। आचार्य जी, बबलू केसरवानी जी, या साधना जी कुछ कहना चाहें, सोहन सिंह जी, श्रीकांत जी, बैद्यराज जी। विपुल जी आप जुड़ गए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप रखिए। आवाज आ रही है विपुल जी? हेलो। हाँ। जी बताइए। हाँ, वो आज मैं जुड़ नहीं पाया, कुछ समस्या आ गई। ठीक है, कोई बात। विषय तो हो चुका है, आप बताइए आगे। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। मैं जो आज का विषय है उसके बारे में तो हमने तैयारी की थी, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया, तो मैं कुछ बातें मैं बोल देता हूँ। जो आज का विषय है उसके बारे में ये कहा जाता है कि हम प्राचीन काल में जो भारत वो विकसित था कि अविकसित है। हम इस बात को मानते हैं कि प्राचीन काल में जो भारत था वो विकसित था। कारण यह है कि जिस काल की बात हो रही है उस काल में हमारा देश चुनिंदा सभ्यताओं में था जो अस्तित्व में था। उस वक्त इजिप्ट की सभ्यता, बेबीलोन और रोमन थे। जो बाकी देश थे उनका तो अस्तित्व ही नहीं था उस वक्त। एक बात यहाँ पे और कही जा रही है कि यदि भारत सपेरों का देश था तो विदेशी क्यों आए थे। यह बात जानने लायक है कि
हर कोई ये बात बोलता है कि भारत अविकसित था, पिछड़ा था, निर्धन था। मेरा उनसे एक सवाल है कि जब भारत इतना ही गरीब था, पिछड़ा था, तो यूरोपियन यहाँ पे क्यों आए? क्या करने आए थे? अगर ये देश सपेरों का था, तो फिर सारे यूरोपियन यहाँ पे क्या करने आते थे? कोई गरीब यहाँ तो कोई डाका नहीं डालता। डकैती जब होती है तो धनी व्यक्ति के यहाँ ही होती है। तो मेरा मानना है कि भारत विकसित था। एक बात इसमें हम और कहना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि सपेरों का देश है। मेरा मानना है कि अ, सपेरा होना भी अपने आप में एक कला है, योग्यता है। एक जहरीले और खतरनाक सांप को अपने वश में करना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए भी पर्याप्त प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता होती है। अब मैं जो बातें मैं आप सबके सामने बोलूंगा, मैं संक्षिप्त में ही इतनी बात में मैं रखूंगा। भारत से अंग्रेजों ने 1765 से लेकर 1900 ईस्वी तक 45 ट्रिलियन डॉलर धन की लूट की। आज भारत की अर्थव्यवस्था है 4 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन 45 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की लूट हुई 1765 से लेकर 1900 तक। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात इतिहासकार एंगल एडिसन ने बात कही है। इसके अलावे शशि थरूर ने भी ये बात कही है अपनी पुस्तक में, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके अलावे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1835 तक पूरे विश्व की जीडीपी में हमारा योगदान था 25%। उसके बाद चाइना का स्थान था। जो व्यापार था उस पे हमारा एकाधिकार था। हम रोमन्स के साथ व्यापार करते थे। उनको हम काली मिर्च, गरम मसाले और कपड़े बेचते थे, और बदले में हम सोना लेते थे। जो रोमन इतिहासकार है प्लिनी, अपनी पुस्तक में कहता है, जिसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, वह बोलता है कि इन भारतीय व्यापारियों की वजह से हमारे देश का जो गोल्ड है, जो सोना है, वह भारत चढ़ा है। वह बहुत दुखी है वो इस बात पे। जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट, उस पे भारत का एक अधिकार था। तो हम आर्थिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी हम आगे थे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि विज्ञान एवं तकनीक में हम पीछे थे। मैं उदाहरण देता हूँ चिकित्सा का। चिकित्सा के क्षेत्र में वाघभट, धन्वंतरी, ठेरक, ऐसे लोग हुए। यहाँ पे जो एक चिकित्सक हुए, उनका नाम है सुश्रुत। उन्होंने राइनोप्लास्टी और प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था भारत में उस वक्त। इसके अलावे जो हमारे यहाँ जो
मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, गणित, उसमें हम पढ़ते हैं पाइथागोरस। जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है, वह दरअसल अ, एक ऋषि हुए, उदयन ऋषि, उनकी देन था। लेकिन उसने पाइथागोरस उसको कॉपी कर दिया। इसके अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अंक गणित, दशमलव का आविष्कार, शून्य, यह सब भारत ने ही दिया। जो धातु कर्म है, धातु कर्म का जो आविष्कार हुआ, भारत हुआ। और हम इतने आगे थे धातु कर्म में। एक अंग्रेज व्यक्ति है, इसका नाम है कैंपबेल। वह बोलता है कि भारत का जो इस्पात है, वह संसार में सबसे अच्छा है, वो बेहतर है। इसके अलावे हमारे यहाँ ईमान शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया। जो भरद्वाज ऋषि हुए, उन्होंने हवाई जहाज बनाने की पुस्तक लिखी। एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, भारत संसार में पहली बार बर्फ का आविष्कार हुआ भारत में। राजा हर्षवर्धन ने पहली बार बर्फ बनाया। और इसका जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, हर्षचरित, जो बाणभट्ट ने लिखा है। क्या होता है, उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार आता है, वह बुखार उतरता ही नहीं है। तब वह व्यक्ति बर्फ को बनाता है। कहा जाता है राजा हर्षवर्धन चक्रवर्ती था। इसके अलावे वह रसायन शास्त्री भी था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। और जो बाकी जो है, अगर हम शिक्षा की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विद्यालय थे। हमारे यहाँ 1835 तक 7,32,000 गुरुकुल थे। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, यह बात बोल रहा है एक अंग्रेज व्यक्ति है, जिसका नाम है उडलो। वह बोलता है कि 7,32,000 गुरुकुल है। इसके अलावे 18 विषयों की पढ़ाई होती थी। और उसमें स्त्री पुरुष सभी पढ़ते थे। अगर हम बात करते हैं भाषा एवं साहित्य का, तो हमने इस दुनिया को जो सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, वो दिया। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि हमने दी। जो आज साहित्य है, उसमें जो रस हैं, रस आते हैं, वो दिया भरत मुनि ने। उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। और इसी इन्होंने नौ रस का वर्णन किया। रामायण, भारत जैसे ग्रंथ हमने लिखे। बिल्कुल जी। शॉर्ट हाँ, करिएगा, विषय ना हो चुका है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जी। तो मेरा यही कहना है कि हमने प्राचीन काल में काफी उन्नति की। और आ, हाँ, एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद हम अपनी जड़ों से कट गए। जो हमारी विद्या थी, जो हमारे
ज्ञान थे उसका प्रयोग करना हमने छोड़ दिया या भूल गए, और आज ये रेसिपी हो गई। धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोई और साथी? वैदराज आहूजा जी बोलू बाबा जी मैं। जी जी, बताइए। भारत में जिस तरीके से पक्ष विपक्ष अभी बना हुआ है, सत्य का सामने आना बहुत ही मुश्किल है। सत्य आ भी जाता है तो उसको हम स्थापित सत्य के समान उसको हर सदैव के लिए उसको प्रचारित नहीं कर सकते। स्वार्थ और हिंसा और इससे उपजा भय सत्य को स्थापित नहीं होने दे रहा है। कोई बोलता है भारत सपेरों का देश था, तो कोई भारत को बोलता है भारत का। तो इतिहासकार लोग हैं वो सब संदिग्ध हैं। एक पक्षीय इतिहासकार लोगों ने कोई किसी प्रकार का वो संदर्भ नहीं दे पाते, किसी प्रकार की वो की रिवायत नहीं, कहाँ से ये आपको जानकारी हुई। कोई अभी जो हाल में जो कोर्ट में केस चले, जमन का मामला हो चाहे किस मामला हो, वह सत्ता पक्ष सत्ता में था करके वो इस तरीके से हमारे पक्ष में बयान मतलब निर्णय, वरना वो सब अटका ही रहता। आज बार की देने हैं बताओ, तो कई लोग जीरो भी भारत ने नहीं दिया ऐसा बताने वाले लोग पड़े हैं। तो इसमें तो बड़ी परिस्थिति बहुत विकट है सत्य को जानना। बस मैं इतना ही कहता हूँ। जी धन्यवाद वैद्यराज जी। देखिए, इतिहास को जानने के लिए 7 तरीके बताए गए हैं। कभी हम लोग चर्चा रखेंगे तो मैं रखूंगा कि कैसे अध्ययन किया जाए और सत्य असत्य का भेद किया जाए। हालांकि इतिहास का अर्थ होता है इति, मतलब यह, हास मतलब जो घटित हो चुका है। जो घटित हो चुका है उसका कभी भी ऑथेंटिक प्रमाण मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे समझने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग कभी उस विषय पर विचार करेंगे, चर्चा रखेंगे। बाकी के साथी बताएं। सुनील देव जी को कुछ नहीं बोलना है क्या? जी आचार्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुन रहा हूँ। जी। अच्छा। मंगला प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। हाँ, धन्यवाद, नमो नमः। हाँ, भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता अपने आप में सिद्ध है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को हम मान सकते हैं। तक्षशिला विद्यालय उस समय बहुत से जो है कि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और तक्षशिला विद्यालय उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र के मध्य में था, लेकिन वो आज ध्वंस हो गया आक्रमणकारियों के कारण। दूसरा जो है कि प्रमाण मिलता है भारतीय सभ्यता के उच्च का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख होना। सरस्वती नदी जो कि ईसा के 5000 वर्ष पूर्व ही लुप्त हो गई थी, उसमें सरस्वती के ऋग्वेद में सरस्वती नदी के कम से कम 50 जगह उल्लेख मिलता है। और उस समय जब वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलने का मतलब है वेद सरस्वती नदी के लुप्त होने के पहले से ही है। तो यह 2 प्रमाण हमें विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। तीसरा प्रमाण जो है कि हम बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध के जातक कथाओं में जो है कि वैदिक चरित्रों का उल्लेख मिलता है, इसमें राम कृष्ण इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है, और उनके पिता इत्यादि का भी जो है कि जो वर्णन मिलता है उनके कुल के, और उन्होंने जहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है जिन व्यक्तियों से,
वे सब भी प्रमाण हैं वैदिक सभ्यता के या भारतीय सभ्यता की उत्कृष्टता के, यह तो निश्चित है। और मैं समझता हूँ ये जो उत्तर भारत और या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है कि एक समय विश्व के सबसे जो है कि विश्व के सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों में हुआ करते, जैसे आज यूरोप है। लेकिन यह पतन को कैसे प्राप्त हुआ, यह विचारणीय विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पतन क्यों हुआ? इसका पतन कारण हुआ कि भारतीय सभ्यता की समृद्धि। जब कोई समाज जो है कि बहुत धनिक हो जाता है या संपन्न हो जाता है, तो उसमें सैनिकों की कमी पड़ जाती है या कार्य करने वाले श्रमिकों की कमी पड़ जाती है, जिससे जो है कि आक्रमणकारियों से सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता था। तो भारतीय जो विकसित सभ्यता थी वो अत्यंत समृद्ध भी थे, और यहाँ तक कहा जाता था कि भारत के रानियों की दासियों से विदेश की महारानियां ईर्ष्या रखती थीं, उसमें ऐसा उल्लेख आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो महारानी का जो दास बनता है, वह दास बनना भी सब लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सब लोग समृद्ध थे। अब दासी कौन बनेगा, दास कौन बनेगा? तो उनको अत्यधिक पुरस्कार, अत्यधिक जो है कि खर्च पर, व्यय पर रखा जाता था, अत्यधिक सम्मान के साथ, सम्मान पूर्वक रखा जाता था। तो उस समय क्या था, जब विकसित सभ्यता थी तो उसमें शूद्र और स्त्रियां और दासियां बहुत सम्मानित हो गई, क्योंकि जब संपन्नता अधिक बढ़ती है तो उसका लाभ जो है कि सबसे अधिक जो है कि श्रमिक वर्ग को ही जाता है। तो जब श्रमिक वर्ग अत्यधिक जो है कि संपन्नता को प्राप्त हो गया, तो इससे जो है कि भारत की व्यवस्था टूटने लगी, क्योंकि सैनिकों की संख्या कम हो गई, और दूसरा जो है कि बौद्धों का जो है कि प्रभाव इतना बढ़ा कि लोग जो है कि अहिंसा मार्ग पर और जो है कि धर्म पर और धर्म प्रचार पर विशेष जुट गए। राजनीतिक क्षेत्रों में उनका जो है कि जो प्रशासनिक स्थिति वह जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। हालांकि बीच में जो है कि प्रयास किया गया बौद्धों का जो विकृतियां थी उसको नष्ट करने के लिए। उसमें प्रमुख थे जो है कि गुप्त साम्राज्य, जो बाद में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके बाद थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन तब तक जो है कि विकृतियां बढ़ती गई, और इसका यही कारण हुआ कि हम जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जो है व्यवस्थित नहीं कर पाए, और दास दासियों पर अधिक आश्रित रह गए, और उनको यथोचित काम नहीं दे। मंगला प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैं तो अत्यधिक समृद्धि को जो है कि यदि सुव्यवस्थित तरीके से समायोजित नहीं किया जाता है तो वह भी सभ्यता के विनाश का कारण बनती है। तो इस समय भी भारत की जो है कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन आर्थिक विकास साथ साथ जो है कि अर्थ का संयोजन इस तरीके से किया जाए ताकि हमारे जो है कि जो कार्य करने वाली पीढ़ी है वो बनी रहे, तभी हम आगे सभ्यता को आगे तक जो है कि ले जा सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे? भैया कोई नहीं बोल रहा है तो हेलो मुझे। हेलो। जी श्रीकांत जी, बताइए। देखिए, अच्छा सा टॉपिक आप लोग निकाले हैं, लेकिन सब लोग ऊपर ऊपर तैर रहा है। ये मैथोलॉजी एंड कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड का या इंडिया का, जैसे एक चीज आता है कि
बहुत जगह का मैथोलॉजी टूट गया। मिस्र का टूट गया, ईरान का टूट गया, और भी बहुत सारे। तो होता क्या था? होता आज से 6,000 वर्ष, 12,000 वर्ष अगर मान कर चले इंडियन मैथोलॉजी का, तो आज से 6,000 वर्ष पहले, मैंने बुद्ध वगैरह के आने के भी बहुत पहले, तो उस समय तक भारत में कोई लड़ाई, कोई झंझट, कोई ऐसा कुछ नहीं होता था। जबकि यूरोपियन कल्चर क्या था, मिस्रियन कल्चर क्या था, लूट मार करके खाओ, लूट मार, पकेटमारी, छीना झपट, हत्या, रक्तपात, ये उसका कल्चर में था। तो वो लड़ता रहा। यूरोप, अमेरिका, ये अमेरिका तो और बाद में आया, यूरोप और मिस्र वगैरह जो यूरोप का बॉर्डर वाले देश है, तो उन लोगों के यहाँ भारत के कल्चर में क्या अंतर है कि भारत में 6,000 वर्षों तक कोई लड़ाई नहीं होती है। आप पाली और प्राकृत के कहानियों का कथा साहित्य बहुत मजबूत है, पाली और प्राकृत का। उसमें जाएंगे तो हम लोग सत्यनारायण भगत का कथा भी करवाते हैं, ये और सब कहानियां हैं। राजा दिलीप, राजा वही सबसे बड़ा होता था जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी, जिसके पास मवेशी पालक होता था राजा। एक दिन वैश्य का, शायद आप ही लोग झगड़ा कर रहे थे कि वैश्य या कहीं दूसरी जगह कर रहे थे, लेकिन वैश्य कौन कौन है? तो वैश्य में गोपालक भी है, कृष्ण भी वैश्य ही थे, और कृषि कर्म करने वाले लोग भी वैश्य ही होते थे। ये वैश्य में ही शामिल था, वाणिज्य में शामिल। तो 30% लोग तो केवल स्पिरिचुअल थे, माने अध्यात्म खोज रहे थे। अब समझिए कि उतनी बड़ी आवाज 6,000 वर्षों तक केवल वो अध्यात्म खोज रहा था। 20% लोग ऐसे थे तो जो धरती के बारे में जानना चाहते थे, ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते थे। जितने ग्लोब है, पूरा धरती का जो ग्लोब है उसको जानना चाहते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारा रिसर्च हुआ अध्यात्म में, समाज कैसे बेहतर होगा इसको लेकर के। वो गृहस्थ समझ का आता है के दूसरे अध्याय में, वो कैसे कपास से सूत निकालते हैं, कैसे सूत टूट टूट जाता है, तो उसको राम राम करके जोड़ते हैं, जिसे राम राम करके पत्थर रख करके पुल बना लिए राम जी समुंदर पर। तो ये 6 वर्षों का एक समृद्ध मैथोलॉजी है। जब पूरी दुनिया जंगली की तरह रहती थी, मार काट करती थी, लूट मार करके खाती थी। तो इस समय, उस समय तक खेती का 3-4 जगह आ गया था। मिस्र में भी आ गया था, चीन में भी आ गया था खेती, भारत में भी एग्रीकल्चर शुरू हुआ। मतलब सीधी की सीधी जो लड़ाइयाँ होती है, वो इंटरनल महाभारत जो है, बड़ा भारत, ग्रेटर इंडिया बनाने का जो कृष्ण का सपना है, यहीं से इंटरनल युद्ध शुरू होता है। उसके बाद बहुत लोग लड़ते रहे, बहुत लोग लड़ते रहे। तो सनातन कैसे मजबूत हुआ, मैं ये बतला रहा था आप लोगों को। जितने हमारे ग्रंथ है, वेद और उपनिषद, ये सब जांगल्य ग्रंथ कहते हैं। ये सब जंगल में हुए हैं। उपनिषद तो पूरे दुनिया भर के राजा जुटते थे, वो अपना प्रोसीडिंग पास करते थे कि कैसा ये समस्या है तो इससे कैसे हम सब लोग निपटे। ऐसे इस तरह से उपनिषद होते थे। उपनिषद का मतलब होता है आओ नजदीक बैठे, उपनिषद नजदीक बैठे। तो इस किस्म से उसका उपनिषद एक प्रोसीडिंग है, मीटिंग प्रोसीडिंग है। तो वेद तो अलग अलग एक एक लोग बनाए हैं, अलग उनका कोई शोध किए, वो वहाँ इंस्टीट्यूट हो गए, वो वहाँ इंस्टीट्यूट हो गए।
ऐसे ऐसे दर्ज होते गए, वो एक बड़ा सा चीज हो गया। फिर उसके बाद महर्षि वेद व्यास, ये गुरु पूर्णिमा आने वाला, गुरु पूर्णिमा हम लोग वेद व्यास के लिए ही मनाते हैं। सबके गुरु, गुरुओं के गुरु उनको माना जाता है। तो ये सब मैथोलॉजी की दुनिया है। यहाँ की शांत व्यवस्था, शांति, यहाँ ने यहाँ रिसर्च शुरू किया। और यूरोप वगैरह तो बहुत बाद में, जो उसका रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद उसके हाथ जो तो तरक्की आनी आई। नहीं तो जिस तरह 11 मुसलमान लड़ता है, उसी तरह क्रिश्चियन भी लड़ता था। पादरी कहता था कि गवर्नमेंट हम चलाएंगे, ऊपर का भी परवाना हम काटेंगे, नीचे का भी अलौकिक अलौकिक, पारलौकिक की अलौकिक। तो मैंने ऊपर भी नीचे भी, जिससे आज मुसलमानों को इस्लामिक गवर्नमेंट चलता है। अलौकिक भी वही देखता है, पारलौकिक भी वही देखता है। एक मौलाना, कल तक यही यही क्रिश्चियंस के साथ भी था। और हम लोग तो अपना राम जी का मंदिर बना लिए, लेकिन आज जेरूसलम 3 3 धर्मों का सेंटर है। वहां पर क्रिश्चियन भी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है जेरूसलम, यहूदी भी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जेरूसलम, मुसलमान भी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्थान है जेरूसलम। और तीनों आज भी लड़ रहे हैं, और बहुत लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं कि मतलब बहुत सदियों से लड़ रहे हैं। तो ये अपने मैथोलॉजी के टाइट होने का, समृद्ध ठीक है। होने का कारण है। थैंक यू। ठीक है, हो, चलिए। और बाबा बताइए जी। कोई, जी। कोई भी बता सकते हैं। आज का विषय बहुत कठिन तो है नहीं। आदरणीय जी, सबको नमस्ते। अ, नमस्ते भाई, जी बताइए। बताइए। अ, प्राचीन समय में भारत पिछड़ा था, विकसित था। प्राचीन समय में भारत अ, विकसित था, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरें बनाए, बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े किले बनाए, बड़े और बावड़ियां बनाए पीने के लिए, और बहुत सारे सामान बनाए, पक्की सड़कें बनवाए, नालियां बनवाए, और नालियों के साथ कृत्रिम झीलें बनाए, जो मैंने स्वयं ने राजस्थान में देखी कि उनमें प्राकृतिक झीलें सूख जाती है, मगर वो कृत्रिम झीलें अब उनमें गर्मियों में पानी रहता है। तो मेरे हिसाब से प्राचीन समय में भारत विकसित था, ना कि पिछड़ा हुआ था। यदि अब दूसरा है, यदि भारत सपेरों का देश था, तो क्या विदेशी देशों में सपेरों को लूटने आए थे? ये गलत बात है। हमारे देश में सपेरों का देश नहीं था। ये एक भावना बना, मतलब एक, ये क्या बोलते हैं हम, अम, एक मोहरा बना दिया। जैसे किसी को नाचना आता है तो वो बोलता है आंगन टेढ़ा, इसी प्रकार से कुछ अ, अ, लोगों ने बना दिया कि भारत सपेरों का देश नहीं है। अ, अगर सपेरों का देश था तो लूटना है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सपेरों का देश होता है तो हमने देखा मोहम्मद गजनवी ने, बहुत सारे मुस्लिम लुटेरों ने हमारे देश को लूटा, किलों को तोड़ा, महिलाओं की इज्जत को लूटा, आदमियों को मारा, और मंदिरों से सोना चांदी ले गए, और मूर्तियों के मस्तिष्क को तोड़ा। तो हमारा देश सपेरों का देश नहीं था, आधुनिक था। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि हमारे देशों में सांप अधिक है, और सांप होने अधिक होने के कारण यहाँ सांप काटने काटने से लोगों की मृत्यु अधिक होती है। इसलिए अ, इसलिए किसी ने कह दिया होगा कि ये सपेरों का देश है, नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ। प्राचीन भारत के आर्थिक समझ के स्तर पर प्राचीन भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वर्तमान समय से क्यों थी? कि उसका कारण यह था कि प्राचीन समय में सोने चांदी की मुहारें चलती थी, सोने चांदी के पैसे चलते थे, सोना चांदी से लेन देन होता था। और अगर अगर आर्थिक स्थिति कमजोर रहती थी होती, तो फिर ऐसे कागज के नोट चलते, या फिर ऐसे ए, ऐसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के नोट चलते, या मिट्टी की ऐसी कुछ चलती।
तो मेरे हिसाब से भारत की उस समय स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत की विश्व को देन, भारत को विश्व की देन जैसे हम बोलते हैं कि भारत ने शून्य की खोज करी, भारत ने, तो भारत विश्व गुरु है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि भारत में प्राचीन सभ्यता यहीं से उत्पन्न हुई थी। तो अ, इस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो ये धारणा गलत है कि भारत पिछड़ा हुआ था, सपेरों का देश था, आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी, सभी बढ़िया थी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहें? बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए, फिर किसी का प्रश्न होगा या कोई बात होगी तो बाद में रख देंगे। ठीक है, देखिए, अभी की चर्चा में यह बात तो सिद्ध हो गई है कि भारत प्राचीन समय में बहुत विकसित था। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत अगर विकसित था, ये तो सिद्ध है कि विकसित था, लेकिन अगर विकसित था तो फिर गुलाम कैसे हुआ? क्या कमी थी उस समय हम लोगों के अंदर? इस प्रश्न के पहले हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया ने जो भारत को सपेरों का देश कहा, बहुत बैकवर्ड कहा, पिछड़ा हुआ कहा, सब तरह से जो भी कहा, उन लोगों ने अपने बारे में क्या कहा? तो उन्हीं लोगों ने ये बताया कि पूरी दुनिया में जो मनुष्य है, ये तो धीरे धीरे बंदरों से आगे बढ़ा है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर उनकी भारत के प्रति ही नीयत खराब थी, तो उन्होंने तो सारी दुनिया को ये सिद्ध कर दिया या कह दिया कि मनुष्य धीरे धीरे, मनुष्य पहले कुछ था ही नहीं, मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं थी, बंदर थे, धीरे 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 वो मनुष्य बन गए। इसलिए हम लोग क्या उनके बारे में क्या बतावें जो पूरी दुनिया को ही ये मानते हैं कि धीरे धीरे हम बंदरों से बने हैं। इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। यह बात बिल्कुल ही मान्य नहीं है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से धीरे 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 हजारों साल, लाखों साल में बंदरों की पूंछ जरा जरा कम हुई होगी और कुछ हुआ होगा। चलिए, खैर, अब प्रश्न उठता है कि भारत विकसित था, इस बात में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो किस मामले में हम पिछड़ गए? एक बात तो ये समझ में आती है कि भारत कोई, पूरे भारत की एक कोई सरकार नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और भारत की जो आम जनता थी वो धर्म प्राण थी। उसको बहुत ज्यादा ईश्वर पर अति विश्वास था और वो ये मानती थी कि ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भारत पर पहले आक्रमण हुए तो किसी राज्य पर आक्रमण नहीं हुआ। सैकड़ों वर्षों तक
भारत के मंदिरों पर आक्रमण हुए, जहां सोना चांदी अथाह था। अब जब मंदिरों पर आक्रमण हुए तो भारत के आम लोग इस बात को सोचते रह गए कि भगवान उसको दंड देंगे, क्योंकि राज्य पर तो आक्रमण हुआ नहीं, आक्रमण हुआ मंदिरों पर। उन लोगों ने लूटपाट की और मंदिरों के भरोसे रह गए। तो जैसे अभी भारत में एक सरकार है पूरे भारत की, उस तरह तो पहले थी भी नहीं। बाद में जब भारत से काफी कुछ लूट कर ले गए और भारत में काफी कुछ नुकसान उन्होंने कर दिया, तब धीरे धीरे उन लोगों ने भारत में राजाओं से टकराना शुरू किया, धीरे धीरे। अब चूंकि राज्य तो सब बटे हुए थे, कोई एक तो था नहीं कि एक कोई यूनाइटेड रहा हो, तो कुछ राजाओं को तोड़ा, कुछ को फोड़ा, कुछ को कुछ किया, जो किया चलिए किया। एक तो गलती यहां हुई, क्योंकि भारत वैचारिक धरातल पर बहुत मजबूत था। वैचारिक धरातल पर, नैतिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर बहुत मजबूत था, और सुरक्षा के धरातल पर उतना ही कमजोर था। ऐसे ही कालखंड में भारत में आता है बौद्ध और जैन काल। जब बौद्ध और जैन आते हैं तो बौद्ध और जैन ने उस कालखंड में, तब तक तो मुसलमान भारत में घुसे नहीं थे, अंग्रेजों का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों से भी, ईसाइयों से भी पहले बुद्ध और जैन थे। बुद्ध और जैन ने, इन दोनों ने अतिवादी अहिंसा का संदेश दे दिया। उसके पहले भारत वर्ण व्यवस्था को मानता था, मतलब भारत का 3/4 वर्ग, 3/4 जो समूह था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सारा का सारा तो धर्म भीरु था। और एक जो वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग, वो युद्ध कौशल में था, शक्ति। अब दिक्कत यह आई कि बुद्ध ने उन राजाओं को ही अहिंसक बनाना शुरू कर दिया। एक गलती यहां से हुई। दूसरी गलती यह हुई कि भारत का हिंदुत्व संगठनों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बुद्ध ने आकर भारत में सबसे पहले संघे शक्ति कलौ युगे संगठन शुरू किया। अर्थात भारत में हिंदुत्व और बौद्ध, बुद्ध, इन दोनों की अलग अलग एकदम विचारधारा हो गई, और उसका यह परिणाम हुआ धीरे धीरे कि भारत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ये अलग बात है कि बाद में शंकराचार्य आए, उन्होंने बौद्धों को बाहर किया, तब तक काफी समय बीत चुका था, सारी बुराइयां घुस गई थी, जो भी हुआ होगा।
यहां से आकर एक प्रकार से हमारी सारी प्रगति तहस नहस हो गई और हम फिर कुछ मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमानों के, मुट्ठी भर एकदम, 1% भी नहीं, थोड़े से मुसलमानों के देश गुलाम हो गया। भाई मुख्य विषय तो यही था कि हमारा ही धन लूट कर ले गए, हमारा ही बौद्धिक स्तर कमजोर कर दिए और उसमें बुद्ध और जैन की अहिंसा ने बहुत बड़ा योगदान किया। जैन ने उतना नुकसान नहीं किया, ज्यादा नुकसान किया बुद्ध की अहिंसा ने। ये हुआ हम लोगों की गुलामी का कारण। अब धीरे धीरे हम भौतिक उन्नति की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नैतिकता के मामले में अभी भी हम पीछे ही जा रहे हैं। केवल भारत नहीं, नैतिकता के मामले में सारी दुनिया पीछे जा रही है। ये एक अभी चिंता का विषय है। इस विषय पर हम लोग को और कभी सोचना पड़ेगा समाधान के लिए। लेकिन मेरे विचार से भारत विकसित था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप एक बात जरा विचार करिए कि भारत में किस प्रकार पुराने लोगों ने ग्रह नक्षत्रों की चाल का पता किया होगा। तो किया तो होगा, आज भी यह बात सिद्ध है, दिखती है। और चाहे सब दिखे या ना दिखे, सब वो राम रावण सब काल्पनिक मान लीजिए, सब मान लीजिए, लेकिन आज भी जितनी सटीक भविष्यवाणी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की हम कर देते हैं, वह सटीक भविष्यवाणी कोई भारत में किसी वैज्ञानिक आधार पर तो नहीं हो रही है, अभी किसी गणना के आधार पर ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा गणित जरूर रहा होगा कि जिसके आधार पर हम इतनी सटीक भविष्यवाणी करने में सफल हो गए। मैं एक बात जानकारी आपको दे दूं कि हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है रामानुजगंज इलाका। रामानुजगंज के पास में एक बहुत छोटा सा गांव है पिपरोल, बहुत थोड़ी सी आबादी। उस गांव के एकदम किनारे मैंने एक मंदिर देखा, पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर। कोई पूजा पाठ वहां नहीं होती है, लेकिन उस प्राचीन मंदिर में जो पत्थर लगे, पत्थरों का मंदिर है पूरा, बहुत छोटा है, पत्थरों का है। जो वहां पत्थर लगाए गए वो वहां के मतलब आधे किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से काटा गया है। और उस पहाड़ी को जब हम लोगों ने देखा तो बिल्कुल एकदम सीधा कटा हुआ है। कैसे उन्होंने उसको काटा होगा इतना सीधा, जरा सा भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और उसको काट करके उन पत्थरों को किस तरह लाए होंगे, जरूर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा
इस विषय में कोई पता नहीं है। वहां से बताया जाता है, एक वहां मैंने देखा कुआं, बहुत हजारों 2000 साल पहले का होगा, 10,000 साल का होगा, पता नहीं है। उस कुएं में कभी पानी कब होता ही नहीं था, चाहे आप जितना मशीन से निकाल लें। वहां पर एक गुफा, उस गुफा में कुछ दूर तक लोग जा पाते हैं, 150 फुट तक बस, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। अब वो गुफा बताई जाती है कि कहाँ तक, सैकड़ों 100-200 किलोमीटर तक गई हुई है, ये बताया जाता है। मैंने तो केवल बाहर से देखा है भाई। इसलिए एक कल्पना दिमाग में होती है कि जरूर विकसित रहा होगा, और यह बात भी एक दिमाग में बनती है कि जरूर कहीं न कहीं गलती हुई, जिस गलती के कारण हम ताकत के मामले में कमजोर पड़ गए। बौद्धिक स्तर पर बहुत मजबूत रहे, वैज्ञानिक स्तर पर मजबूत रहे, लेकिन ताकत के मामले में हम कमजोर पड़ गए, और इसलिए 10-20 लोग आए और 10-20 लोगों ने आकर के हम लोगों को गुलाम बना लिया। तो मैं इतनी बात आपको कहना चाह रहा था। अब चलिए आगे, आप पूछिए कोई बात तो और चर्चा हो जाएगी। और नीता जी कुछ कहना चाह रही थी। बताइए। जी भैया, जी ये बताइए। वेदराज जी ने जो बात बोली कि भारत का इतिहास जो है, मतलब आज हम भारत के इतिहास को बचाना बड़ा मुश्किल है। एक बार पहले भी ये प्रश्न उठा था कि भारत अपना अस्तित्व कैसे बचाए, कुछ इस तरीके का। तो मैं 2-3 बात बोलना चाहती हूँ। बस देखिए, हम सब लोग, ये सही बात है, भारतीय संस्कृति पे इस समय इतना संकट है और समाप्त होने की लगभग कगार पे है, और हमको सावधान रहना होगा। भा अभी जो इन्होंने बात कही कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि शून्य का विस्तार भारत में नहीं हुआ। तो हम जब तक अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, उनको ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, लोग चाहे कितना भी कहें कि धर्म को, महापुरुषों को हम प्रमाण नहीं मान सकते। आप महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़िए और अपने शरीर पर रिसर्च करिए। यदि आपको जो उसके अंदर मेथड्स बताए गए हैं वो आपकी बॉडी पे काम ना करें, तो फिर आप उनको डिनाई करिए। तब आपको कहना चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज गलत है। बिना रिसर्च किए, बिना अप्लाई किए आप किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि उनका कोई आजादी बताओ। जी वैदराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, मैं कहना, मैं अस्वीकार नहीं करता भारत के विकसित रहा होगा को और कैसे। भारतीय भूगोल, भूगोल शब्द जो आता है, भूगोल ये भारत का ही शब्द है जिसने पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताया, भूगोल। और हमारा जो, मतलब इतनी बड़ी, ये जो सपेरा कहना और ये जो पढ़ाया गया कि आदि मानव से, आदि मानव था, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र था भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का। हम लोग तो बोलते हैं कि मनुष्य का जो जन्म शरीर बना है वो पंच महाभूतों से बना है। जब हम पंच महाभूतों से बने तो फिर हम बंदर से कैसे हो गए? तो आत्मा को अजर अमर बताया गया है, ज्ञान स्वरूप बताया गया है। तो हमको ये षड्यंत्र करके भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की गई है। हमको जुड़ना पड़ेगा अपने ग्रंथों से, अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्रों से। हम जब बच्चा बच्चा योग करेगा, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करेगा, तब हम समाज में अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। वरना तो हम पेट भरने की और सोने की मशीन बने हुए हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भैया मेरी बात समाप्त हो गई। ठीक है पाठ्यक्रमों में वैदराज जो जी, भाई पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाया जा रहा है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत के अनुसार समाजशास्त्र को भी उसी हिसाब से बताया जा रहा है। और विकासवाद के अलावा दूसरा परिवर्तन चक्र को भी बताया जाता है कि एक स्थिति फिर से वापस उसी स्थिति पर लोग पहुंचते हैं। परिवर्तन चक्र बताया जाता है और विकासवाद बताया जाता है।
ये इस पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को आज भी। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, एक कोशीय प्राणी से बहुकोशीय प्राणी बना मनुष्य। हमारी सरकारों की बहुत बड़ी गलती थी। जो सरकारें बाहर से जो लोग बसे, उन लोग मतलब गांधी परिवार की, ये कांग्रेस की, नेहरू की, ये सारा षड्यंत्र, संस्कृति का जो सबसे ज्यादा विनाश हुआ, पतन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण तो नेहरू ही था। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, उसको खुद नहीं पता था कि भारत क्या था। लेकिन अब तो हमें जागरूक होना पड़ेगा ना जी। अब यदि आप भारत को बचाना चाहते हैं, भारत से हमारा प्रेम है, राष्ट्रवाद है, तो हमको जड़ों से जुड़ना ही पड़ेगा। केवल बाबा जी बताते हैं कि हम लोग क्यों पिछड़ गए। वो मायावी जो पढ़ेगा तो राक्षस वो है वो, विद्यावान बुद्धिमान बनेगा, महापुरुष नेताजी जी। आपकी आवाज बार बार कट जा रही है। मायावी राक्षस कामयाब हो गए हमारे इस कलयुग में। हाँ वो ठीक कामयाब है। इसलिए हो गए ना, आप कमजोर पड़ गए तो सामने वाला तो कामयाब होगा ही ना। आप ठीक अपने ठीक। घर की रक्षा नहीं, तो मुझे भैया लगता ब्रजेश भैया जी, एक मिनट, जब आप अपने घर की रक्षा नहीं करोगे तो आपके घर में चोर घुसेंगे। यदि आप अपने घर की चार दीवारी सुरक्षा नहीं करोगे, चौकन्ने नहीं रहोगे, तो आपके घर में चोर भी घुसेंगे, डकैत भी घुसेंगे, आपके घर का विनाश निश्चित है। ठीक है चलो नेताजी, ठीक है। आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। मैं इसमें कुछ जी कहना भैया चाहता बोलिए। था। ठीक, बताइए, 1-2 मिनट में बात रखनी है तो रख सकते हैं। बस बस एक या 2 मिनट लगेंगे। जी। मैं डार्विन के सिद्धांत को भी गलत नहीं मानता, और जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें मैं विष्णु पुराण का अध्ययन करता हूँ। तो विष्णु को 24 अवतार मानते हैं। डार्विन सिद्धांत के अनुसार भी वही कहते हैं, वो थोड़ा सा बदल के कहते हैं, भाषा उनकी थोड़ी बदली हुई है। एक कोशीय से बहुकोशीय हुए और धीरे धीरे विकास हुआ। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो पहले मत्स्य अवतार हुए, फिर कच्छप अवतार हुए, फिर वराह अवतार हुए, है ना, फिर नरसिंह अवतार हुए। अब श्रेणी देखते जाएगा, पहले मत्स्य मतलब जलचर हुए, उसके बाद थलचर हुए, है ना, थलचर में फिर धीरे धीरे विकास हुआ, कच्छप अवतार हुए, फिर वराह अवतार हुए, फिर नरसिंह अवतार हुए, आधा मतलब जंगली और आधा मनुष्य, आधा शेर आधा मनुष्य। तो हम अगर दोनों को कंपेरिजन में करें तब डार्विन भी अपने जगह ज्यादा गलत नहीं है। ये अवतार उन्होंने अपने हिसाब से ये सिद्धांत अवतार दिया, मनुष्य हमारा ये मनुष्यों दृष्टिकोण के अपने बीच में हिसाब हुए से। नहीं, ये अवतार, ये अवतार जो हुए मनुष्यों के बीच में हुए कि किसी अन्य अन्य हम्म, प्राणियों के बीच में हुए। इस पर हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। किसी साथियों को प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा मीटिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। बाबा जी, कल का सोमवार का कोटेशन जो है मैं कल या परसों डाल दूंगा। ज्ञानेंद्र जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र भैया जुड़े क्या? हाँ, एक काम करिएगा ब्रजेश जी, जी बाबू जी। कि अब जो विषय रखेंगे आप परसों, जी तो कम से कम आप 10-20 को छोड़ करके रखिएगा। अब बाबू जी, विषय चार मैंने हजार पचास से आगे। भैया जी मेरे को एक जानकारी और चाहिए थी। आज के कोटेशन नंबर क्या था आज वाले चर्चा का? नहीं नहीं, आज ये तो की चर्चा का कोटेशन नहीं था, आज शनिवार को। वाली चर्चा का कोटेशन नंबर? नहीं नहीं, ये शनिवार की चर्चा शनिवार था। को विषय छोड़कर रखते हैं। अगला जो रखिएगा आप 4050 से आगे। ठीक है बाबू जी। ठीक है, कोई जी प्रश्न तो किसी का नहीं है ना? प्रश्न? चलिए अब आप समाप्त कर सकते हैं सर। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।